बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम हलाला कहानी आपकी नजर करने जा रहे हैं। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हुए अपने मौजू का आगाज करते हैं। मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है। अपने इलाके में मुनासिब रोजगार न होने के बाइस मैंने रावलपिंडी में किराए की एक दुकान लेकर कपड़े का कारोबार शुरू किया। मकान के करीब ही एक कमरे का छोटा सा मकान भी किराए पर ले लिया। इस छोटे से कमरे में अकेला ही रहता था। जुमेरात की शाम दुकान जरा देर पहले बंद करता और बजरिया बस अपने घर अपने बच्चों में चला जाता और हफ्ते की सुबह वहीं से सीधा दुकान पर आ जाता। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। बीवी भी माशाल्लाह बहुत शुक्र है। मेरे वालिदैन की बहुत अच्छी तरह खिदमत करती है। इन्हें किसी शिकायत का मौका नहीं देती, इसलिए घर से अपने बच्चों से तवील दूरी मुझे नागवार नहीं गुजरती। मैंने दुकान पर एक मुलाजिम भी रखा हुआ था जो मेरा हाथ बटाता। बिलाल यानी मुलाजिम की जरूरत की अहम वजह नमाज थी। दुकान के बाहर भी माल रखा हुआ था। नमाज के लिए बार बार दुकान बंद करने से बेहतर था कि एक से भले 2 हो जाए। जुम्मे के दिन दुकान बंद होती और बिलाल की भी छुट्टी ही होती। हालांकि दीगर दुकानदार हजरात जुम्मे के दिन भी दुकान खोलते थे और खुद छुट्टी करके तमाम दिन के लिए दुकान मुलाजमों के हवाले कर जाते थे। हफ्ते की सुबह मेरी दुकान कदरे तखीर से खुलती थी कि मुझे एबटाबाद से आते आते अक्सर देर हो जाती थी। अलबत्ता इसके अलावा रोजाना फजर की नमाज के फौरन बाद मैं दुकान खोल लिया करता था, जबकि मार्केट भर की तमाम दुकानें बंद ही होती। नमाज फजर के बाद घर पर मेरा कोई काम तो होता नहीं था। बिलाल जब आता तो मैं कभी करीबी होटल में नाश्ता करने चला जाता, कभी दोनों इकट्ठे खाया करते थे। रात के खाने का मामूल ये था कि इशा की नमाज के बाद दुकान बंद करते बिलाल अपने घर चला जाता और मैं होटल में बैठकर खाना खाता और फिर घर जाता। बरसों से मेरा यही मामूल चला आ रहा था। एक सुबह हस्बे मामूल फजर की नमाज पढ़कर मैं अपनी दुकान पर पहुंचा तो दूर से ही मुझे अपनी दुकान के तड़े पर कोई सोया हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि लो भाई, अब इसे जगाना भी पड़ेगा। ये चरसी मवाली या फकीर किस्म के लोग अमूमन रात के वक्त जहाँ मौका देखते हैं सो जाते हैं और सुबह उठकर कहीं न कहीं चले जाते हैं। दुकान के थड़े पर सोए हुए शख्स को देखकर दिल से यही दुआ निकली कि या खुदा, ये कोई फकीर ना हो। करीब जाकर जब इसे झंझोड़ने का इरादा किया तो कुछ अजीब सा लगा। ये कोई फकीर या मवाली नहीं लग रहा था। इसने कीमती शाल ओढ़े रखी थी। यकीनन ये कोई मुसाफिर होगा जो रात अपने इलाके की गाड़ी न मिलने के सबब यही सो गया होगा। चंद लम्हों में बेशुमार ख्यालात मेरे दिमाग में आए और ये कैफ में कब तक इसके बेदार होने का इंतजार करता। दुकान तो खोलना ही थी। मैंने नरमी से इसका घुटना हिलाया और कहा, उठो भाई, अपना बिस्तर कहीं और लगाओ, मुझे दुकान खोलनी है। मुसाफिर या जो कोई भी वो था, उसने करवट बदली और उठ बैठ। यकायक मेरे पसीने छूट गए। वो औरत थी, भरपूर और इंतहाई खूबसूरत जवान औरत। मैंने घबरा कर दाएं बाएं देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अलबत्ता लाइट रोशन थी। चंद दुकानों के इश्तिहारी बोर्ड भी रोशन थे, लेकिन इनकी रोशनी मंद पड़ रही थी क्योंकि सूरज तुलू होने वाला था। अच्छी खासी रोशनी फैल चुकी थी। इस हल्की रोशनी में इस औरत का हुस्न अजीब ही दिखाई दे रहा था। हमारी आंखें चार हुई तो मैंने घबरा कर इसके चेहरे से नजरें हटा ली। मेरा मुलाजिम बिलाल भी देर से ही आया करता था। बिलाल के आने से पहले पहले मैं झाड़ पोंछ कर काम खुद ही कर लिया करता था। माल बाहर निकालता, झाड़ू लगाता और बैठकर तिलावत किया करता था। दुकानदारी की हालत ये थी कि बाज़ औक़ात तो पहला गाहक ही दोपहर 3 बजे के बाद आता। ये आपकी दुकान है? इसने सवाल किया। मैंने हिम्मत करके इसे देखा। वो मुझे ही देख रही थी। गोल चेहरा, गाल जैसे 2 सीप रखे हों, छोटी छोटी आंखें, दुपट्टे से सारों
पेशानी को ढका हुआ था। वो मुस्कुराई, शायद मेरी हकलाहट से लुत्फ अंदोज हो रही थी। माफी चाहती हूँ, मैं पूछे बगैर आपकी दुकान के आगे सो गई थी। कोई बात नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि मुझे इस मौके पर क्या कहना चाहिए था। ये सब कुछ मेरे लिए कतई गैर मुतवक्का था। वो थड़े से उतरकर खड़ी हो गई थी। आप दुकान खोले, मैं कहीं और जाकर सो जाती हूँ। आप कौन है, कहाँ रहती हैं? मैंने हिम्मत करके पूछा। मैं भी कहीं रहती थी, मेरा भी कोई घर था। आप देखिए किस्मत कहाँ ले जाए। ये कहते हुए वो आस्ता आस्ता एक जानब चल दी। जाने दो, मेरा क्या है, मैंने साथ झटक दिया। मैं शटर उठाकर दुकान में दाखिल हुआ। दुकान के अंदर अभी अंधेरा ही था। मैंने पंखे की स्विच ऑन की, पिछले हिस्से के बल्ब जलाए, शोकेस पर रखा हुआ माल बाहर लटकाने के लिए उठाया। हस्बे आदत साथ ही साथ तिलावत भी करता रहा। अचानक की वो औरत दोबारा आ गई। सुनिए, इस मार्केट में कोई वॉशरूम नहीं है। मुझे जरा इसने टुकड़ों में बात की, ताहम जुमला पूरा हुए बगैर मैं इसकी बात समझ गया। यहाँ करीब ही सीढ़ियाँ, इनके नीचे एक वॉशरूम है तो सही, लेकिन इस वक्त वो बंद होगा। पहले खुला रहता था, लेकिन चर्सी फीमी गंद फैला देते थे, इसलिए अब रात को बंद कर दिया जाता है। अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो क्या करते हैं? इसने पूछा। हाँ, तो थोड़ी देर में खुल जाएगा। इसके पास चाबी होती है, इसकी दुकान नजदीक ही है, 9 बजे तक आ जाएगा। मैंने कहा। फिर मैं कहाँ जाऊँ? इसने कहा। जी, मैंने हैरान होकर कहा, क्योंकि मेरे ख्याल में इसका ये सवाल बेतुका था। ये भी कोई पूछने की बात है? तुम अपने घर जाओ। घर? वो हंसी। मेरा कोई घर होता तो सारी रात आपकी दुकान के थड़े पर ना गुजारती। मुझे अचानक ही ख्याल आया कि वाकई अगर इसका घर होता तो एक ही शाल में मेरी दुकान के थड़े पर सोई हुई ना पाई जाती। चौकीदार ने भी अगर इसे सोया हुआ देखा होगा तो चर्सी अफीमी या बेकारी समझकर नजरअंदाज कर दिया होगा कि अक्सर चर्सी में वाली दुकानों के आगे सोए रहते हैं। स्टेशन नजदीक होने के बाइस बाज़-औक़ात दूसरे शहर से आए हुए मुसाफिर भी यही करते हैं। स्टेशन से निकल आते हैं और जब इन्हें अपने इलाके की कोई गाड़ी नहीं मिलती तो किसी दुकान के आगे सो जाते हैं और दुकानें खुलने से पहले पहले खुद ही उठ भी जाते हैं, या फिर दुकानदार आकर उठा देते हैं। तो तुम्हारा कोई घर नहीं है? मैंने कह दिया, नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं। मेरे 3 भाई हैं, शादीशुदा। इनकी बीवियां मुझे नुकरानी से ज्यादा नहीं समझती। मैं सारा दिन उनके घर सारे काम करती हूँ, उनके इनके बच्चों के, और जब रात होती है तो सब अपने अपने कमरों में घुस जाती हैं। मैं सेहन में पड़ी रहती हूँ। बारिश अगर हो जाए तो सारी मेरे ऊपर होती है। सिमटी सुखड़ी बैठ कर रात गुजार देती हूँ। कोई भी मुझे अपने कमरे में दाखिल नहीं होने देता। भाई भी मजबूर है। पराई औरतों के आगे यतीम सगी बहन की बात सुनने की भी इन्हें फुर्सत नहीं। मैं भाइयों का घर छोड़ आई हूँ, इन सबको सोता हुआ छोड़ आई हूँ। इसका लहजा दिल पिघला देने वाला होता गया। कहाँ है तुम्हारे भाइयों का घर? मैंने कहा ना कि मैं छोड़ आई हूँ। इसका मतलब यही है कि मैं छोड़ आई हूँ। मैं वहाँ दोबारा जाना नहीं चाहती। इसने सारा हलाया तो इसकी नाक की नोक पर टिका शाल का कोना ढलक गया और इसका दिल का चेहरा दिखाई देने लगा। इसने भी दोबारा चेहरा डांपने की जरूरत नहीं समझी। फिर भी कौन है तुम्हारे भाई? कहीं करीब ही रहते हैं क्या? मैं इन्हें जानता हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या मुझे इनके हवाले करेंगे? मुझे यकीन है मुझे कोई भी तलाश नहीं करेगा। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मुझे इस वक्त वॉशरूम की शदीद जरूरत है। आपको पता है सुबह जागने के बाद सबसे पहले क्या काम किया जाता है? वो ज़ेरे-ला मुस्कुराई। मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ तो कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। मैंने बताया ना कि जिस दुकानदार के पास इस मार्केट के वॉशरूम की चाबी है वो 9 बजे तक आएगा, बल्कि ज्यादातर दुकान 9 बजे के बाद ही आते हैं। तो मैं 9 बजे तक बैठी रहूं? मैं कैसे समझाऊं आपको? वो बेबसी से बोली। मैं इसकी हालत से बेखबर नहीं था, लेकिन मैं कर क्या सकता था? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि अगर इस वक्त आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? अवल तो मैं निमटा कर आया हूँ, फिर भी कोई जरूरत पड़ जाए तो मेरा घर दूर नहीं है। फिर मेहरबानी करें मुझे अपने घर ले जाए। चले, सिर्फ एक लोटा पानी मुझे चाहिए होगा बस। लेकिन मैं कैसे? मैं हिकला कर बोला। सूरत हाल मेरे लिए मजीद संगीन हो गई थी। मैं यहाँ छड़ा रहता था। छड़ों को वैसे भी कोई मकान किराए पर नहीं देता। ये तो मुझे जानने वाले जानते
جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے بیوی بچے ایبٹ آباد میں ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں شریف آدمی ہوں۔ اب تک میرے گھر پر کوئی محلے دار، کوئی رشتہ دار تک نہیں آیا۔ جسے کوئی کام ہوتا وہ دن ہی میں کسی بھی وقت دکان پر آ جاتا۔ سب سمجھتے ہیں کہ میرے گھر نہ ٹی وی ہے، نہ کوئی بات کرنے والا۔ رات کو عشاء کے بعد میں صرف سوتا ہوں اور صبح سویرے اٹھ کر مسجد اور وہاں سے سیدھا دکان پر۔ ایسے میں کسی محلے دار نے میرے گھر سے کسی عورت کو نکلتا یا داخل ہوتا دیکھ لیا تو مکان ہی خالی کروا دیں گے۔ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر لے کر نہیں جا سکتا۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، پتہ نہیں کون عورت ہے، میں اس کے ساتھ ذرا سی نیکی کروں اور محلے بھر میں بدنام ہو جاؤں۔ پھر کسی ایسی جگہ کا پتہ بتائے جہاں میں وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر چپ ہو گئی۔ میں سب سمجھ رہا تھا لیکن کیا کرتا۔ مسجد کے استنجا خانے ہیں لیکن وہ بھی بند کر دیے گئے ہوں گے۔ میں نے بات کی لیکن اس بات پر مجھے خود ہی افسوس بھی ہوا کہ ایک عورت مسجد کے استنجا خانے میں کیسے جا سکے گی۔ میرے پاس کپڑوں کا یہی ایک جوڑا ہے جو میں پہنے ہوئے ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بھی گندا ہو گیا تو اس نے خوفناک صورتحال کا نقشہ کھینچا۔ اس عورت کا میری دکان میں زیادہ دیر تک موجود رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اگر چوکیدار نے اسے یہاں صبح صبح دیکھ لیا تو بھی بات کا پتنگڑ بن جائے گا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہاں کوئی ہاسپٹل بھی قریب نہیں ہے یہاں۔ اس نے جملہ پھر ادھورا چھوڑ دیا اور میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتی تھی کہ میں ادھورے جملے سے ہی اس کا موقف سمجھ رہا ہوں۔ نہیں، ہاسپٹل دور ہے، ہاسپٹل جانے کے لیے گاڑی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ وہ دکان سے باہر نکلی، دائیں بائیں دیکھ کر بولی، یہاں دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کسی دکان کی آڑ میں بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک کام کے لیے میری اجازت مانگ رہی تھی۔ یہ اس سے بھی برا تھا کیونکہ سب دکاندار جانتے تھے کہ میں سب سے پہلے آتا ہوں۔ سب مجھ سے ہی پوچھتے اور مجھے جھوٹ بولنا پڑتا۔ ادھر آؤ، میں نے اسے دکان کے اندر بلایا۔ دیکھو، میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ تو کیا عزت دار آدمی واش روم کبھی نہیں جاتا؟ وہ تیزی سے بولی، میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں اور کسی نے دیکھ لیا تو میں کون دیکھے گا؟ کسے اتنی فرصت ہے کہ آپ کی نگرانی کرے؟ آپ چلیں، آپ کی بیوی سے میں خود بات کر لوں گی، اسے اپنی مجبوری بتا دوں گی۔ میں اپنے گھر میں چھڑا رہتا ہوں، میرے بیوی بچے نہیں میرے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو آپ کے گھر نہیں جا رہی، یہ بات نہیں ہے۔ میں جلدی سے بولا، اچھا سنو، یوں کرتے ہیں کہ تم یہاں سے سیدھی چلی جاؤ بینک تک پہنچو گی تو میں تمہارے قریب سے گزروں گا، ہم راستے میں کوئی بات نہیں کریں گے، تم مجھے دیکھتی رہنا اور میرے پیچھے پیچھے آتی رہنا۔ میں جس گھر میں داخل ہوں گا اگر اس وقت کوئی تیسرا شخص گلی میں موجود ہوا تو تم میرے گھر داخل نہ ہونا، آگے نکل جانا، سمجھی؟ سمجھ گئی؟ وہ بولی، ٹھیک ہے تم نکلو، میں چند منٹ میں دکان بند کر کے آتا ہوں، زیادہ منٹ نہ لگا دینا، میرا مسالہ پھٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ سست روی سے چلتی ہوئی کچھ آگے نکل گئی تو میں نے جلدی سے ہینگر دوبارہ شوکس پر رکھ دیے، ایک ہی تالا اٹھایا اور شٹر کو آہستہ سے نیچے کیا، لیکن وہ شٹر ہی کیا جو آواز نہ کرے۔ وہ عورت پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ شٹر بند کر کے بھی میں دھڑکتے دل کے ساتھ چند لمحے وہی کھڑا رہا کہ شٹر کی آواز سن کر ہی شاید چوکیدار آ نکلے، لیکن شاید چوکیدار کسی اور جانب نکل گیا تھا یا شاید مسجد سے ہی نہ نکلا ہو۔ برکت میں تیزی سے چلتا ہوا اس عورت سے آگے نکل گیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں میرا گھر تھا۔ چند بچے بستے لٹکائے اسکول کی جانب روا دوا تھے، کچھ کے ساتھ ان کی ماں، کسی کے ساتھ باپ یا بھائی بھی تھے، لیکن میری گلی خالی ہی تھی۔ میں نے جلدی سے تالا کھولا اور اندر گھسنے میں کتنی دیر نہیں لگائی کیونکہ اس وقت میرا گھر میں گھسنا بھی خلاف معمول تھا۔ کوئی پڑوسی دیکھ لیتا تو سوال کر سکتا تھا اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ میرے سینے میں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ابھی میری سانسیں بحال بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ عورت میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ تمہیں دیکھا تو نہیں کسی نے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا گلی میں، وہ کہتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ میں نے سراہی سے پانی انڈیلا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھا لیکن منہ تک لے جانا مشکل ہو رہا تھا اور دل مجھے اپنی کان پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پانی کا گلاس میں نے قریب رکھی تپائی پر رکھ دیا۔ وہ عورت واش روم سے باہر نکلی، میری جانب دیکھتے ہوئے تھوڑا سا مسکرائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ،
کیا، آپ نے بے حد احسان کیا مجھ پر۔ چھڑے آدمی کو کوئی بھی شریف آدمی اپنا مکان کرائے پر نہیں دیتا، اور شریف محلے میں تو چھڑے آدمی کو مکان کا ملنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ یہ میری شرافت ہے کہ مجھے یہاں مکان مل گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں کوئی انگریزی تو نہیں بول رہا، تم چھڑے کا مطلب نہیں سمجھتی۔ میرا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، تم میرے گھر تو آ گئی ہو، فارغ بھی ہو گئی ہو، تمہیں آتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا، اس کی کیا ضمانت ہے کہ جو ہی تم باہر قدم نکالو میرا کوئی پڑوسی بھی عین اس وقت گھر سے باہر نکلے؟ یہ سمجھو کہ میری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میں خود بہت پریشان ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی عزت پر میری وجہ سے کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ ایک عزم سے بولی، تم نہیں سمجھو کہ میری پریشانی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا، آدھے کمرے میں چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک تپائی پڑی ہوئی تھی جس پر روزمرہ ضرورت کے چند برتن بے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی میز تھی جو چارپائی سے قدرے اونچی تھی، اس پر قرآن مجید اور چند اسلامی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے سچ کہا، میں واقعی آپ کی پریشانی نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اب سمجھ گئی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ آپ گھر والے ہوں گے، آپ کی فیملی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، ان کا مسئلہ ہوگا کہ آپ صحیح سوچ رہے ہیں۔ اگر مجھے کسی نے آپ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ ہی کی نہیں میری عزت بھی، پتہ نہیں اس کی یہ بیماری تھی یا عادت کے جملہ ادھورا چھوڑ دیتی تھی۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ پریشان کیسے نہ ہو، مجھے دکان پر جانا ہے، میرا ملازم آنے والا ہے۔ اگر دکان بند ہوئی تو وہ سیدھا گھر آ جائے گا اور اسے میں دروازے سے واپس نہیں بھیج سکتا، وہ اندر ضرور آئے گا اس لیے کہ میں چھڑا ہوں، لیکن تم نہیں سمجھو گی چھڑے کا مطلب۔ اگر آپ کو دکان پر جانا ہے نا تو چلے جائیے، میں رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلوں گی جب مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اپنی وجہ سے محلے میں آپ کی عزت خراب نہیں ہونے دوں گی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ترکیب اچھی تھی لیکن دن بھر میرے دروازے کو تالا لگا رہتا ہے کیونکہ میں رات کو گھر پر ہوتا ہوں اور دن کو دکان پر۔ جمعے کے دن دکان کی چھٹی ہوتی ہے تو میں اپنی بیوی بچوں میں چلا جاتا ہوں۔ اگر کسی نے دن دہاڑے میرا دروازہ کھلا دیکھا تو بغیر دستک دیے ہی اندر آ جائے گا، اس لیے کہ آپ چھڑے ہیں۔ اس نے میری بات کاٹ کر جملہ پورا کر دیا۔ آپ دکان پر جائے اور باہر سے تالا لگا جائے، میں آپ کے آنے تک یہی رہوں گی، بلکہ اپنی نیند بھی پوری کر لوں گی اور پھر رات کے اندھیرے میں چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ جہاں بھی نصیب لے جائے۔ آپ جائے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، میری وجہ سے اپنا نقصان نہ کرے۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میری وجہ سے آپ دکان بند کر کے گھر آئے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھر میں بند کر کے تالا لگا کر دکان پر چلا گیا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ دکان پر جا کر بھی مجھے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ میں ایک غیر عورت کو گھر میں بند کر آیا ہوں۔ عورت ہے، آخر زندہ جان ہے، چھینک کھانسی پر انسان کو اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کی آواز سن لی اور دروازے پر تالا دیکھا تو بھی میری بدنامی ہوگی۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کب سے عورت کو اندر قید کر کر رکھا ہے، کس مقصد کے لیے قید کیا ہوا ہے۔ بلال آیا، جب اس نے ناشتے کی بات کی تو یک مجھے خیال آیا کہ ناشتہ تو اس عورت نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں نے بلال سے کہا کہ تم دکان پر بیٹھو، میں ناشتہ گھر پر ہی کر آتا ہوں، تھوڑی دیر کمر بھی سیدھی کر لوں گا۔ یہ میرا معمول نہیں تھا لیکن کبھی کبھی میں اس طرح کر چلا جایا کرتا تھا اور ایسا عموماً ہفتے کے دن ہی کیا کرتا کہ سفر کی تھکن ہوتی تھی۔ میں نے 2 افراد کا ناشتہ لیا، دودھ، انڈے، چینی، چائے کی پتی لی اور گھر کی راہ لی۔ اتنی ہی دیر میں اس عورت نے گھر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا، بستر جھاڑ دیا تھا، نئی چادر بچھا دی تھی، دیواریں صاف کر کے پورے گھر میں جھاڑو بھی لگا دی تھی۔ کمرے میں کبھی بھی میں نے پونچھا نہیں لگایا تھا، اس نے اندر باہر پونچھا لگا کر ساری دھول مٹی دو ڈالی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے 1-1.5 گھنٹے میں کر لیا تھا۔ مجھے ناشتے سے لتا پتا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ یہ کس لیے؟ تمہارے لیے، میں نے کہا۔ اپنے لیے بلکہ دونوں کے لیے، چلیں حساب برابر ہو گیا۔ آپ نے میرا خیال رکھا، میں نے آپ کا خیال رکھا کہ ایک چھڑا آدمی اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتا تو میں سارا دن اس گھر میں بند رہ کر اور کچھ نہیں تو صفائی ہی کر ڈالوں۔ گھر میں گھستے ہی ہمیشہ عجیب سی خاموشی میرا
इस्तकबाल किया करती थी। आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मुझे वो औरत कुछ अपनी अपनी सी लगने लगी थी। चलो हाथ धो लो, नाश्ता करें। जरूर करूंगी, मैंने रात का खाना भी नहीं खाया, वो बोली। अरे तो बताया क्यों नहीं? मैं जाते जाते दे जाता। मुझे अफसोस सा हुआ कि ये पूछना तो मेरा काम था। आपको दुकान से देर हो रही थी, आप कह रहे थे कि दुकान बंद हुई तो मुलाजिम घर आ जाएगा। वो ठीक ही कह रही थी। उस वक्त मुझे बिलाल का तड़का लगा हुआ था। बरकैफ हमने एक ही बल्कि वहाँ चारपाई पर बैठकर नाश्ता किया। आज नबीयत खत्म हो गई थी। आप मुझे कपड़े धोने का साबन ला दे, मैं बिस्तर की चादर धो डालूंगी। देखे कितनी गंदी हो रही है। आपको कैसे नींद आ जाती है इस गंदे बिस्तर पर? वो बोली, मैं इसका आदी हो गया हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, आप मुझे साबन ला दे। इसने दोबारा कहा तो मैंने मना करने की बजाय इसके कहे पर अमल का इरादा कर लिया। जाकर करीबी दुकान से कपड़े धोने का साबन ले आया। कोई सब्जी वगैरह भी ले आते, मैं पका देती। फारगी तो हूँ। एक और फरमाइश तैयार थी, मैं सब्जी भी ले आया। इसने ना जाने कहां से मैले कपड़े खींच निकाले थे। मैंने कहा, बाकी के कपड़े रहने दो, सिर्फ बिस्तर की चादर धो डालो, बस साबन कम पड़ जाएगा। फिर और मंगवाऊंगी तो क्या खुद जाकर लाऊंगी? वो मुस्कुराती तो जाने क्यों मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कता, गोया सीना तोड़ कर बाहर आ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ दुकान पर। किसी और चीज की जरूरत हो तो दोपहर में ले आऊंगा। कपड़े धोने के बर्तन नहीं है तुम्हारे यहाँ? इस छोटे से बर्तन में मुश्किल से धुलेंगे। इसने गुस्ल खाने का टब दिखाते हुए कहा। वो आपसे तुम पर आ गई थी, तुम चंद घंटों की मेहमान हो फिर चली जाओगी। ऐसी चीज खरीदने का मुझे क्या फायदा जो तुम्हारे बाद मेरे काम ना आए? वो फिर मुस्कुराई। मैं खरीद कर लाने का नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि कुछ कहते हुए वो रुकी, गोया अल्फाज तोड़ रही हो। फिर कदरे तवक्कुफ से बात बदल कर बोली, चलो मैं गुजारा कर लूंगी। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो मैं नमाज पढ़कर घर चला गया। वो भी नमाज पढ़ रही थी। इसे नमाज पढ़ता देखकर मुझे एक रूहानी तकसीन हुई कि ये आम औरतों की तरह नमाज ठरकाने वाली नहीं है। मैं चारपाई पर लेट गया और इसे नमाज पढ़ते देखता रहा। तरकारी तो मैंने बना दी है। वो नमाज से फारग हुई, अभी जाए नमाज पढ़ रही थी। तो मुस्कुराते हुए बोली, चम्मच से खाएंगे? क्या मतलब? मैंने हैरान होकर कहा, मतलब ये कि पकाने के लिए सब्जी मसाला तो आपने ला दिए, मैंने सालन बना दिया। हमारे यहाँ सालन को रोटी के साथ खाया जाता है। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। होटल से पका पकाया खाना ला ला कर खाने का आदी था। कभी घर में आटा गूंदने और पकाने की नौबत ही नहीं आई थी। मैं फौरन उठा, करीबी होटल से चंद रोटियां ले आया। दोपहर का खाना भी हमने घर की वहाँ चारपाई पर आमने सामने बैठकर खाया। इसने सालन भी बहुत उम्दा बनाया था। यहाँ शायद मैंने पहली बार इसके हाथ का पका हुआ खाया था। रात को जब मैं घर की जानब जा रहा था तो मेरे पास फलों के 2 थैले भी थे। मौसम शाम से ही अबरालूद था। हवा में खनकी बढ़ती जा रही थी। लगता था करीब ही कहीं बारिश हो रही हो। रात खाना खाकर हम फारग हुए तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने कहा, लो बारिश भी शुरू हो गई तो क्या हुआ? ये तो कुदरती काम है। कुदरती काम तो है, तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। तुम कैसे जाओगी बरसती बारिश में? मैं कल चली जाऊंगी, मुझे कौन सी जल्दी है? वो इतनी आसानी से बोली, गोया बारिश इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो क्या रात भी यही रहने का इरादा है? मुझे थरथरी सी आ गई। मजबूरी है, अब बारिश में कहाँ जाऊंगी? खुद सोचे आप, मेरी भी मजबूरी को देखो ना। मेरे घर में एक ही चारपाई है, इस पर तुम सोगी या मैं? आप ही सो जाना, मैं फर्श पर ही लेट जाऊंगी। मुसाफिर हूँ, मुझे तो कहीं भी नींद आ जाएगी। मैं दुआ कर रहा था कि बारिश तेज ना हो बल्कि खत्म हो जाए तो ये औरत मेरी जान छोड़े, वरना कल फिर इसे कैद करके दुकान पर जाना पड़ेगा। बारिश तेज तो ना हुई लेकिन खत्म भी ना हुई। हल्की हल्की फुहार पड़ती रही थी। इसने अपने लिए फर्श पर ही चादर बिछा ली थी और अपनी शाल लेकर लेट भी गई थी। इसे लेटा देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये औरत मुझे बदनाम करने के प्रोग्राम पर पूरी तुल गई है। ये कब जाएगी और मेरी जान में जान आएगी? अभी सो जाओ, लेकिन सुबह सवेरे तुम्हें निकलना होगा। जिस तरह अंधेरे में आई हो इसी तरह। मैं अपनी बदनामी नहीं चाहता। ठीक है, मुझे सुबह अजान के वक्त जगा दीजिएगा, मैं नमाज पढ़कर
कर निकल जाऊंगी। ये कहकर इसने करवट बदल ली। मैंने भी बत्तियां बुझा दी और चारपाई पर लेट गया। आपकी बीवी बच्चे कहाँ हैं? अंधेरे में इसकी आवाज उभरी। वो एबटाबाद में है। इन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखा? एबटाबाद में मेरा जाती घर है, मेरे वालिदैन है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं जुमेरात की शाम को चला जाता हूँ और 2 रातें और जुमे का एक दिन अपने बच्चों में गुजार कर हफ्ते की सुबह वापस आ जाता हूँ। आपकी बीवी यहाँ नहीं आती? कैसी बातें करती हो? इसे क्या जरूरत है यहाँ आने की? यहाँ सारा दिन अकेली रहेगी, खुद मैं दुकान पर रहूंगा। इसकी फरमाइशें कौन पूरी करता फिरेगा? और फिर ये घर कोई 2 अफराद के रहने का है। कुछ देर खामोश रही। एक बात कहूँ आपसे, इसने खामोशी को तोड़ा। अब तक सारी बातें बगैर पूछे करती रही हो और अब ऐसी क्या बात है जो मुझसे पूछ कर करना चाहती हो? वो खामोश हो गई। फिर ये खामोशी तूल पकड़ गई। आपने अब तक मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊंगी। मुझे क्या जरूरत है ये पूछने की? जहाँ तुम्हारी मर्जी हो चली जाओ। मैंने फौरन कहा, यहाँ से जाओ जहाँ जी चाहे। इसने शायद मेरे लहजे में बेजारी महसूस की होगी। चंद मिनट खामोशी रही। मैं समझा कि अब सो गई होगी। मैंने भी हस्बे मामूल आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया। मेरी आदत सी हो गई है कि नींद आने तक मैं आयतल कुर्सी पढ़ता रहता हूँ। बारिश की वजह से ठंड का एहसास बढ़ गया था। मुझे ख्याल आया कि अगर मुझे ठंड लग रही है तो इसे भी ठंड लग रही होगी। वो तो ठंडे फर्श पर लेटी हुई है। सोचा कि उठकर बत्ती जलाऊं और कंबल निकाल कर इसे भी दूं और खुद भी कोई चादर वगैरह ले लूं, वरना ठंड की वजह से रात भर नींद नहीं आएगी। हाथ बढ़ाकर मैंने बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा तो वो चारपाई से टेक लगाए बैठी हुई थी। ये क्या? मैं समझा कि तुम सो गई होगी, नींद आएगी तो सो जाऊंगी। इसने कतरे बेरुखी से कहा। मैंने इसके लहजे की कतन परवाह नहीं की। बॉक्स में से कंबल निकाला। मेरे पास वो एक ही कंबल था। इसे देते हुए कहा, ये लो, सर्दी बढ़ती जा रही है। एक चादर अपने लिए भी निकाल ली। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। बारिश गर्जा कमरे में नहीं आती थी। हम तेज हवा के साथ कभी कभी बुशार आ जाती थी। नमी का एहसास होता था तो मैंने दोबारा बत्ती बुझा दी और चादर ओढ़ कर लेट गया। आपने मेरा नाम भी नहीं पूछा अभी तक। वो शायद अभी तक बैठी हुई थी। कमरे का दरवाजा बंद करने से गुप अंधेरा हो गया था। ना पूछकर क्या करूँगा, जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिस कदर जल्द हो सके तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाओगी तो पछताओगी। बेहतर ये है कि जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, अपने भाइयों के पास। भाई? वो हंसी। मेरे भाई भाई नहीं रहे, वो अपनी बीवियों के शौहर है। और मेरे भाइयों को और मेरी भाभियों को ये एहसास है कि अगर मैं इनके पास रही तो मेरे भाई मेरी शादी की फिक्र करेंगे। उन्होंने मेरी शादी कहीं करने की कोशिश की तो इसमें कुछ न कुछ खर्चा जरूर होगा। इसलिए भाभियाँ मुझे अपने खावंद के नजदीक नहीं देखना चाहती। मैं अपने घर में रहते हुए अपने भाइयों से बात करने को तरसती रही। मुझे यकीन है कि आज की रात मेरी भाभियाँ सुकून से सोएंगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैंने कहीं अपना मुंह काला कर लिया होगा और एक रात घर से बाहर गुजार कर दोबारा इनके घर कभी नहीं आ सकती। उन्होंने मेरे भाइयों को खूब भड़का दिया होगा मेरे खिलाफ। मैं खामोश रहा। मैं कहता भी तो क्या? एक बात कहूँ, अगर बुरा न माने तो? वो बोली। मैं खामोश ही रहा। आपका कोई जानने वाला कोई दोस्त है तो इससे मेरा निकाह करवा दे। मैं उठकर बैठ गया। कितनी मुश्किल बात इसने किस कदर आसानी से कर दी थी। वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने अंधेरे में घूरते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जानने वालों को खबर होने से पहले तुम मेरे घर से चली जाओ। और तुम चाहती हो कि मैं जानबूझकर अपने दोस्तों को तुम्हारे वजूद से आगाह करूँ? इसने कोई जवाब न दिया बल्कि चुप हो गई। कुछ देर खामोशी छाई रही तो मैं फिर लेट गया। मेरे पास सोने का यही वक्त होता था। मैं दिन में नहीं सो सकता था। फजर की अजान से पहले मेरी आंख खुली तो मैंने उठकर बत्ती जलाई। देखा तो चारपाई से नीचे कंबल गिरा हुआ था। इसे उठाने की कोशिश की तो पता चला कि कोई है। याद आया कि ये तो वही औरत है जो कल सुबह से मेरे घर में कैद है। फिर सारी बातें याद आ गई। कंबल उठाने से भी वो भी बेदार हो गई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। जवाबन मैं भी धीरे से मुस्कुरा दिया। मैं सीधा मस्जिद चला गया। नमाज पढ़कर वापस आया तो वो भी नमाज से फारग हो चुकी थी। नाश्ता मैं घर में ही बनाऊंगी। वो बोली, सिर्फ सामान ला दे, अभी तो तमाम दुकानें बंद हैं, देर से खुलेंगी। नाश्ता करते करते देर हो जाएगी।
इस वक्त सब लोग घरों में बंद हैं, उक्का दुक्का नमाजी हैं, वो भी थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाएंगे। तुम अब देर बिल्कुल ना करो, रात तो बारिश की वजह से रुक गई, तो अब रुकने वाली बात ना करना, जितना जल्दी हो निकल जाओ। मैंने 2 टोक कहा, कैसे आदमी है आप, कोई घर से जा रहा हो तो कहते हैं ठहरो, नाश्ता करके जाना या फिर चाय पी कर जाना, खाना खा कर जाना, और आप ऐसे वक्त में घर से निकाल रहे हैं जबकि नाश्ते का वक्त है। तुम्हें मेरे घर आए हुए 24 घंटे हो चले हैं और ये 24 घंटे मेरे लिए बड़े भारी पड़कर गुजर रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि देर किए बगैर घर से निकल जाओ, वरना कल मेरे लिए मसला पैदा हो जाएगा। अगर मैं ना जाना चाहूँ तो आप जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम मेरी पोजीशन को समझो। कल कोई नहीं आया तो आज जरूर कोई ना कोई आ जाएगा। आखिर कब तक तुम मेरे घर पड़ी रहोगी? मुझे सुकून से कोई काम करने दोगी? मेरे गले बंधे मामलात हैं। मैंने आपको अपनी मजबूरी बता दी है, फिर भी आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। मैंने फौरन कहा, मुझ पर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बात कहूँ, अगर इजाजत हो तो इसने नजरें झुकाकर कहा, बोलो जल्दी बोलो, मुझे अपने घर से ना निकाले, मैं आपकी खिदमत करूंगी। क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें कैसे अपने घर में रख सकता हूँ? एक जवान औरत को एक ही रात मेरे लिए अजाब से कम नहीं थी और तुम मुस्तकिल रहने की बात कर रही हो। देखिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भाइयों से मुझे कतन भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे तलाश करेंगे, यहाँ मेरा घर बसाएंगे। आप शरीफ आदमी हैं। आपके घर रात भर रहकर मुझे अनोखे तोहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है। मैं आपके घर से जाना नहीं चाहती। आप जैसा शख्स मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर कैसे रख लूं? क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? आप मुझे अपनी जिम्मेदारी में ले लें, मुझसे खुद निकाह कर ले। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। इस महंगाई में एक बीवी का सही तौर पर भी हक अदा करना मुश्किल है, दूसरी का कैसे अदा करूँगा? मैं कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ पनाह मांगती हूँ आपसे। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं कोई शैतान हूँ जो मुझसे पनाह मांग रही हो? मुझे यही समझ आई, मैं आपकी पनाह मांगती हूँ मुआशरे में बिखरे हुए शैतानों से। इसने अपनी बात की वजाहत की। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें मालूम नहीं इस्लाम में किसी गैर मर्द के साथ औरत का बगैर निकाह के अकेले रहना कितना बड़ा फितना है। इसीलिए कहती हूँ कि मुझसे निकाह कर लीजिए। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, 100 मसले पैदा हो जाएंगे। तुम जाओ बस कहीं और चली जाओ, किसी ऐसे शख्स का घर बसाओ जिसे बीवी की जरूरत हो। मेरी एक बीवी है, काफी अच्छी। मैंने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ दिए। तो आप ही अपने किसी दोस्त अजीज से मेरा निकाह पढ़वा दें। मेरा कौन है यहाँ जानने वाला? कौन है मेरा सरपरस्त? फिर वही बात, मैं लोगों के सवालात से बचना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जहाँ से गुजरूं लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं, मुझे देखकर आपस में बातें करें। आपको क्या अंदेशा है? लोग क्या सवाल करेंगे आपसे और आपको किस सवाल का जवाब देने में मुश्किल पेश आ रही है? कई सवाल हैं, तुम नहीं समझोगी। छोड़ो इन बातों को। देखिए, मैं आपको अपनी आप बीती सुनाती हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे अपनी ज़ौजियत में खुद रखे, या आप अपने किसी दोस्त की ज़ौजियत में दे दे। खुद निकाह कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। सोचिए, सुबह उठते हैं, नाश्ता उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक होटलों या दुकान पर तैयार ना हो जाए। कपड़े धोबी से दिलवाते हैं, वही इस्त्री करके देता है। मेरे होते हुए आपकी ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप सुबह सवेरे नाश्ता करके दुकान पर जाइएगा, दोपहर का खाना तैयार मिलेगा, रात को घर आइएगा तो मेरे हाथ का पका खाना खाइएगा, लिबास तैयार मिलेगा, घर साफ सुथरा मिलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ न कहिए, मेरी बात पूरी सुन ले। मेरे 3 भाई और 2 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, सबकी शादी हो गई है। बहनों की शादी लाहौर में हुई है। मेरी शादी से पहले ही मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था। अब मैं अपने भाइयों पर बोझ हूँ। भाभियाँ ये चाहती हैं कि मैं सारा दिन इनके काम करूँ, इनके बच्चों का ख्याल रखूँ, इन्हें खिलाऊं, लेकिन ना इनसे खाना मांगू, ना लिबास, यानी किसी नुकरानी की तरह सुबह से शाम तक इनके काम करूँ और शाम होते ही घर से निकल जाऊँ। अगर मैं इनके घर रही तो मेरे भाई मेरी शादी की फिक्र करेंगे और इन्हें कुछ न कुछ
दहेज भी देना पड़ेगा। रही मेरी बहनें तो अव्वल इन्हें ये मालूम ही नहीं कि मेरी भाभियों का मेरे साथ क्या सलूक है। दूसरा ये कि मैं इनके पास भी नहीं जा सकती। जब भाई अपने नहीं है तो बहनोई क्या कर सकेंगे। मेरी किस्मत अच्छी है कि रात के अंधेरे में घर से निकली, स्टेशन पहुंची, टिकट सफर करके यहाँ पहुंची। चलते चलते थकी तो एक दुकान के थड़े पर लेट गई। दिन भर काम करके भी थकी हुई थी और भूखी भी, रात भर की जागी हुई भी थी। आंख लग गई, फिर आपने मुझे जगाया। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। आपके घर मुझे सुकून मिल रहा है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो तो ठीक है, लेकिन मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं। आप किसी दूसरे से इनके घर के बारे में, इनकी बीवी के बारे में क्या सवाल करते हैं? मुझे बताइए, लोग आपको क्या जवाब देते हैं? वही जवाब आप ही देते ना। देखो, तुम मेरे घर वॉशरूम के लिए आई थी। जाओ, मेरी जान छोड़ो, तुम मेरी बीवी नहीं हो। लोग जानते हैं कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ये मकान 2 अफराद के रहने के काबिल नहीं है। इस कमरे में दूसरी चारपाई की जगह भी नहीं है। बावर्ची खाना नहीं है, बस सेन में एक चूल्हा रखा हुआ है, वो भी खाना पकाने के लिए नहीं बल्कि सर्दी के मौसम में पानी गर्म करने के लिए। आज मुझे मेरे कहने पर अपने घर दिन गुजारने दे। मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही रात को आप घर आएंगे मैं चली जाऊंगी, वो भी आपने इजाजत दी तो। मेरी तरफ से तुम्हें अभी इजाजत है। मैं फौरन बोला, सारी रात मैं इस बात पर गौर करती रही हूँ। आज दिन में आप गौर कर ले, फिर जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मैंने सोचा है कि आप मुझे अपने निकाह में ले ले। जैसे आप रहते रहे हैं वैसे ही अपने मामलात रखें। दुकान जाते हुए बाहर से ताला लगा जाए, मैं घर के अंदर ही रहूंगी, कहीं आना जाना तो होगा नहीं। निकाह इतना भी खामोशी से नहीं होता कि किसी को खबर ना हो। लोगों को, मोहल्लेदारों को गवाह बनाना पड़ता है। निकाह के लिए अपने 2 दोस्तों को राजदार बना लें। इन्हें बताइए कि मुझे परेशानी है। पहली बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत कर रही है तो दूसरी को यहाँ अपने साथ रखना चाहता हूँ। होटलों का खाना खा खा कर बेजार हो गया हूँ, वगैरह वगैरह। बस इन 2 अफराद को ही ये मालूम हो कि मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ, वरना दूसरों को सिर्फ ये बताए कि मेरी बीवी है, मेरे साथ रहती है। किसी को क्या खबर कि मैं आपकी पहली बीवी हूँ या दूसरी। तुम्हें पता है दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना पड़ती है। मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं रखती। जिस तरह आप अपनी बीवी बच्चों में जुमेरात के दिन जाते हैं, जाते रहिए, बाहर से ताला लगा कर जाते रहिए। मैं घर के अंदर ही बंद रहूंगी। मेरा कौन है, किसके पास जाऊंगी? आप ये भी कहते हैं कि आपकी बीवी यहाँ नहीं आती, इसे कोई जरूरत नहीं है। इस सूरत में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी प्लानिंग मुकम्मल थी। वो हर तरह से मुझे घेर रही थी कि मैं इसे निकाह करूं ही करूं। मुझे सोचता देखकर बोली, आज आप सोच लें कि मुझे एक बेबस बेसहारा लड़की को इस तरह बेआसरा अकेले अपने घर से निकालना बेहतर है या मुझे सहारा देना, अपना घर बसा लेना। हक महर की भी कोई खास जरूरत नहीं है, बस वजबी सा रखे, मेरी कोई शर्त नहीं है। मुझे सिर्फ ठिकाना चाहिए। मैं नाश्ते का सामान ले आया, इसने नाश्ता बनाया, हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। फिर मैं हस्बे मामूल घर को ताला लगाकर दुकान पर चला गया। इसकी पेशकश पर खूब गौर किया। मुझे निकाह में कोई खराबी दिखाई ना दी। मैंने सोचा कि जिस तरह मैं पहले जाता रहा हूँ उसी तरह अब भी 2 रातों और 1 दिन के लिए चला जाया करूँगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। मेरा मुलाजिम बिलाल ही एक ऐसा शख्स है जो मेरे घर बेखटके आ जाता है। इसे बताना जरूरी है कि अब मेरे घर मेरी बीवी होती है। इस तरह बेधड़क अंदर न आया करे। एक फैसले पर पहुंचकर मैं पुरसुकून हो गया। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर गया। घर जाकर मैंने इसके सामने अपना प्लान रखा। इसने इत्तेफाक किया। रावलपिंडी में कोई भी मेरा रिश्तेदार या दोस्त नहीं रहता। जुमेरात के दिन मैंने बिलाल को होशियार कर दिया। कुछ सामान तो मैंने
जुमेरात के दिन ही खरीद कर दुकान में रख दिया और ये कह दिया कि ये मैं परसों घर ले जाऊंगा। इससे इसे ये साबित हुआ कि मैं दुकान से रुखसत होकर सीधा बस स्टॉप पर जाऊंगा। मैंने इसके 2 दिन के खाने का बंदोबस्त ये किया कि चंद बिस्कुट, दूध और जूस के चंद डब्बे खरीद कर इसके हवाले किए कि भूखी न रहे। उस रात मैं खिलाफे मामूल रात तक खीर से बस में बैठा और ज़ाहिर है एबटाबाद भी देर से ही पहुंचा। घर वाले परेशान हो गए थे। मैंने कह दिया कि काम ज्यादा है, हफ्ते की सुबह की बजाय मैं जुम्मे की नमाज के बाद फौरन ही चला जाऊंगा ताकि हफ्ते की सुबह जल्दी दुकान खोल सकूं। इस ताखीर को जवाब बनाकर मैंने 2 मकसद हासिल कर लिए थे। चुनाचा हफ्ते की सुबह आने की बजाय मैं रात को ही रावलपिंडी पहुंच गया। कमरे में दाखिल होकर बत्ती जलाई तो वो चारपाई पर सोई हुई थी। मैंने इसे सोने दिया और खुद फर्श पर सो गया। रात जाने कब इसकी आंख खुली। इसने बत्ती जलाई तो मैं इसे फर्श पर ही दिखाई दिया। इसने मुझे उसी वक्त बेदार कर दिया और इसरार करके मुझे चारपाई पर सुला दिया और खुद फर्श पर लेट गई। सुबह नाश्ता करके मैं दुकान पर गया। बिलाल आया तो इसने आते ही पूछा कि बच्चे आ गए हैं। मैंने कहा बच्चे नहीं आए, इनकी पढ़ाई का मसला था। अलबत्ता तुम्हारी भाभी आ गई है। निकाह से पहले इसे बिलाल की भाभी बनाना कुछ अजीब सा था, लेकिन क्या करता क्या कहता। मैंने इसके लिए सिले सिलाए 3 सूट लिए, एक बुरखा लिया, दुकान में रखे हुए बर्तन उठाए और घर चला गया। वक्त जाया किए बगैर इस औरत को लिबास बदलने का कहा और कहा अब तुम मुझे अपना नाम भी बताओ और अपने बाप का नाम भी। मेरा नाम शरीफ सादी है, बाप का नाम फरियाद है। अपने गांव का नाम नहीं बताऊंगी, बताना ही नहीं चाहती, इसलिए पूछिएगा भी नाम। मुझे इससे कोई गरज भी नहीं थी। मैंने शरीफ सादी को साथ लिया और अदालत पहुंच गए। वहाँ निकाह हो गया था। अब वो मेरी बीवी थी। मैंने किसी को खबर भी ना होने दी कि ये मेरी दूसरी बीवी है। अब मेरे मामलात अक्सर बदल गए थे। दोपहर का खाना भी मैं घर जाकर खाता, बिलाल को पहले भेज देता, वो होटल से खा आता। वो तक तो खैरियत गुजरी। अब एक नया मसला पैदा हो गया था जो मेरे गुमान में भी ना था कि अब मैं एबटाबाद जाने का क्या कहूँगा, क्योंकि मेरी बीवी साथ होने का मतलब यही है कि अब मैं इसे अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ। इसका हल ये निकाला कि बिलाल से कहा कि वो दुकान अपने वक्त पर ही बंद करे। मैं जरा जल्दी जाऊंगा, तुम्हारी भाभी भी साथ होंगी ताकि रोशनी रोशनी में हम गांव पहुंच जाएं। इस तरह मैं असर के वक्त दुकान से रुखसत होकर शरीफ सादी के 2 दिन के खाने का बंदोबस्त किया और घर आ गया। रात को हस्बे मामूल घर को ताला लगाया। शरीफ सादी अंदर ही कैद थी। इस बार मैं हफ्ते की सुबह आने की बजाय रात को ही आ गया था। रोजमर्रा के मामलात यही हो गए थे। इस निकाह को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मेरी दुकान पर 2 अफराद आए। ये दोनों ही मेरे लिए अजनबी थे। सलाम करने के बाद एक बोला हम लाहौर से आए हैं, हमें आपसे कोई बात करनी है। ये कहकर उन्होंने बिलाल की जानब देखा। बिलाल समझ गया कि मेरी मौजूदगी में बात नहीं करना चाहते। वो दुकान के दरवाजे तक जा पहुंचा, जहाँ तक इसे हमारी आवाज सुनाई ना दे। बड़ी मुश्किल से पता चलाया है आपका। एक बोला मेरा नाम सलीम है और ये फयाज है। बात ये है कि आपकी बीवी हमारी साली है, वो अपनी भाभीयों से नाराज होकर आ गई। हमें खुशी है कि गलत हाथों में पड़ने की बजाय वो आपके पास आ गई है और आपने इससे निकाह करके इज्जत दी है। अगर मुनासिब समझे तो हमें इससे मिलवा दें, हम इससे मुलाकात करना चाहते हैं। शरीफ सादी ने बताया था कि लाहौर में इसकी 2 बहनें रहती थी, वो इनके पास भी नहीं जाना चाहती थी। मुझे खुशी हुई कि मेरी बीवी के किसी रिश्तेदार से राब्ता हुआ। मैं इन्हें घर ले गया। इनसे मिलकर शरीफ सादी ने कोई खास खुशी का इजहार नहीं किया था, जबकि वो दोनों इसे पाकर बहुत खुश हो रहे थे। इस छोटे से कमरे में हम 4 अफराद थे। चारपाई पर हम तीनों मर्द बैठे थे और सामने तपाई पर शरीफ सादी टिकी हुई थी। वो इससे गिला कर रहे थे कि इसे यूं नहीं आना चाहिए था, ये अच्छी बात नहीं है, हमें अपना समझकर हमसे अपना मसला कहा होता वगैरह वगैरह। मैं इन्हें यूं ही बातें करता छोड़कर बाजार गया। इनकी खातर मुदारत के लिए कुछ बिस्कुट वगैरह ले आया, चाय का सामान लिया। शरीफ सादी ने चाय बनाई, हम सब ने पी। मैंने कहा आप लोग बैठे बातें करें, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, दोपहर के खाने पर बातचीत की जाएगी। वो बोले नहीं, हमारे पास भी वक्त नहीं है, हम जाकर इसकी बहनों को खुशखबरी सुनाते हैं, वो बहुत खुश होंगी। और जब इन्हें मालूम होगा कि एक शरीफ इंसान
نے اس سے نکاح کر لیا ہے تو اور بھی خوش ہوں گی۔ میں انہیں اصرار تکرار روکتا رہا لیکن وہ جلدی رخصت ہو گئے۔ انہیں گھر نہیں لانا چاہیے تھا۔ ان کے جانے کے بعد شریف زادی بولی، کیوں بھائی تمہارے رشتے دار ہیں، کیوں نہ گھر میں لاتا؟ میں اب اپنے کسی رشتے دار سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ آج یہ ہمارے گھر آیا تو کل ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ آج یہ آئے ہیں تو کل کسی اور کو پتہ بتا دیں گے۔ آپ کا پتہ تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے کہتی ہوئی میرا کوئی بھی رشتے دار آئے تو اسے گھر لانے کی بجائے دکان سے ہی رخصت کرتے۔ دن حسب معمول گزرتے رہے۔ میرے نکاح کو یہ دوسرا مہینہ پورے ہونے کو تھا۔ ایک دن صبح شریف زادی کا ایک بہنوئی فیاض آیا۔ اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھی۔ فیاض بولا، آپ کے گھر جانا ہے، یہ شریف زادی کی بڑی بہنیں ہیں، اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں مجبور ہو گیا، یہ ہمت ہی نہ ہو سکی کہ انہیں دکان سے ہی چائے پلا کر رخصت کر دیتا۔ ان کے 7 عورتیں اور وہ بھی میری سالیاں نہ ہوتی تو شاید میں ایسا بھی کر ڈالتا۔ آخر مجھے انہیں گھر لے کر آنا پڑا۔ شریف زادی کے رویے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس سے میری یہ حرکت بے حد ناگوار گزری ہے۔ بہرحال اس نے برداشت کیا لیکن ان کے رخصت ہونے کے بعد وہ مجھ سے خفا سی ہو گئی۔ میں نے منانے کی کوشش کی تو بولی، میں نے کہا تھا نا کہ میرے ان رشتے داروں کو منہ نہ لگائیں، ان سے بے رخی سے پیش آئیں، آپ انہیں پھر گھر لے آتے ہیں۔ میں کیا کرتا، وہ تمہاری بہنیں ہیں، لاہور سے اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں صرف تم سے ملنے، انہیں دکان سے کیسے ٹال دیتا، خود ہی سوچو۔ بہرحال آئندہ کوئی بھی میرا رشتے دار آئے تو اسے گھر لانے سے پہلے مجھے ضرور بتائیے، میں ان سے ملنا چاہوں گی تو ہی گھر میں لائے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ میرا ان رشتے داروں نے بہت جی چلایا ہے، میں ان سے سخت بیزار ہوں۔ میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ آئندہ ایسا ہی ہوگا، اسے بتائے بغیر اس کا کوئی رشتے دار گھر پر نہیں لاؤں گا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلیم اور فیاض دونوں آئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تحفے بھی تھے۔ ایک بولا، یہ ہمیں آپ کی سالیوں نے تحفہ دیا ہے، ہمارے عزیزوں میں شادی ہے، آپ دونوں کو دعوت ہے، اگلے جمعے کو شادی ہوگی، آپ لوگ اول تو ابھی چلے ہمارے ساتھ، ورنہ بدھ کے دن لازمی پہنچے تاکہ مہندی وغیرہ میں بھی شرکت کر سکے۔ ہم خود آئیں گے اور بدھ کے دن آپ دونوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تاکہ آپ کو انجان راستوں کی پریشانی نہ ہو۔ اب پھر مجھے مسئلہ درپیش ہوا۔ واقعی شریف زادی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ اگر آج وہ ہمارے گھر آئے ہیں تو کل ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ غنیمت ہوا کہ انہوں نے گھر تک جانا اور شریف زادی سے ملاقات کا کہا بھی نہیں۔ میں نے رسمن بھی انہیں گھر آنے کی دعوت نہیں دی۔ بلال کو بیچ کر دکان پر ہی چائے سموسے منگوا لیے تھے۔ وہ رخصت ہوئے تو میں اسی وقت وہ تحفے لے کر گھر پہنچا۔ شریف زادی نے دیکھا تو پھر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ میرے رشتے داروں کو گھر تک آنے کی مہلت ہی نہ دیں۔ تحفے کے پیکٹ کھول کر دیکھے تو وہ قیمتی لباس ثابت ہوئے۔ وہ بجائے خوش ہونے کے بولی، اب یہ تحفہ وصول کر لیا ہے تو کچھ دینا بھی پڑے گا۔ ہاں تو کیا ہوا، دے دیں گے، کوئی کمی ہے ہمارے پاس، ایسا ہے تو آپ چلے جائیے گا۔ میں بتا دوں گی کہ میں نہیں جانا چاہتی اپنے رشتے داروں میں۔ میں نے سوچا کہ رشتے داری تو رکھنی پڑے گی، جانا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر میں نے ایبٹ آباد فون کر دیا کہ اس ہفتے ایک دوست کی شادی ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ دوسری جانب میں نے اندر ہی اندر تیاری کر لی تھی۔ بلال سے بھی کہہ دیا تھا کہ میرے عزیزوں میں شادی ہے، شاید مجھے بدھ کے دن جانا پڑے۔ بدھ کے دن وہ دونوں ہی آگے، میں انہیں دکان پر ہی بٹھا کر کسی کام کا کہہ کر گھر گیا۔ شریف زادی کو سمجھایا کہ یہ عزت کی بات ہے کہ وہ ہمیں خود لینے آئے ہیں، چلو تیار ہو جاؤ، لیکن وہ کسی صورت نہ مانی۔ یہی کہتی رہی کہ مجھے شوق ہے اگر شادی میں شرکت کا تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں، اسے مجبور نہ کروں۔ دیکھو رشتے دار تمہارے ہیں اور تم ہی انکار کر دو گی تو مجھے وہاں کون پہچانے گا؟ تمہاری وجہ سے تو مجھے بھی دعوت دے رہے ہیں، ورنہ مجھے کون پہچانتا ہے؟ میرا ایک ہی فیصلہ ہے کہ میں اپنے رشتے داروں میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اٹل لہجے میں بولی، مجھے روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کہہ دیں کہ میں اسے اجازت نہیں دیتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، میں کیسے منع کر دوں؟ میری خاطر منع کر دے، یہ سوچ کر منع کر دیں کہ میں گئی تو واپس نہیں آ سکوں گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی پر جا رہے ہیں، کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہے۔ میں نے کہا آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی مایوس کن بات ہے کہ میں تمہارے رشتے داروں کو گھر لانے کی بجائے دکان
दुकान में बिठाए रखूं। आप तो पता नहीं क्या है, आपको फैसला करना भी नहीं आता। वो मुझे समझाने लगी, यूं करें आप इन्हें घर लाएं और इनसे बेरुखी से पेश आए। मेरे बारे में साफ साफ कह दे कि इसने ये कहकर मुझसे शादी की थी कि मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलूंगी, इसलिए मेरी इजाजत नहीं है कि ये अपने रिश्तेदारों में जाए। अगर ये मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कदम बाहर निकालेगी तो इस पर 3 तलाक। शरीफ सादी, होश में तो हो तुम, ये क्या कह रही हो? मैं लर्ज कर रह गया। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप इन्हें बुलाकर इसी तरह कहें, इन्हें मेरी बुलाई मंजूर हुई तो खामोशी से चले जाएंगे, अगर नहीं तो फिर मुझे और आपको साथ ले जाने पर इसरार करेंगे। कमाल है, रिश्तेदार मेरे हैं, मैं इनकी इतनी फिक्र नहीं कर रही, तो आपको क्यों इतनी फिक्र है? मैं खामोश हो गया कि मैंने सोचा कि वाकई जब वो अपने रिश्तेदारों में खुद ही नहीं जाना चाहती तो मैं क्यों इसरार कर रहा हूँ। मैं फयाज और सलीम को अपने घर ले आया, इनकी खातर तक न की, इन्हें चाय पानी का पूछा तक नहीं। घर पहुँचते ही मैंने अपना रवैया बदला। सलीम साहब, मैंने इस औरत को बिल्कुल बेसहारा समझकर सहारा दिया। शादी से पहले इसने कहा था कि वो कभी अपने किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाएगी और न ही इनसे मिलेगी। इसके बकौल अपने रिश्तेदारों से बेजार है। अगर ये अपनी बहनों के घर भी जाएगी तो वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे ये नहीं मिलना चाहती, बल्कि इनकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। आप एक बार आए, मैं कुछ नहीं बोला, आपको इज्जत दी। दूसरी बार इसकी बहन ने आई, मैंने इन्हें भी इज्जत दी। मैंने इन्हें भी इज्जत दी कि घर आए मेहमान से मैं क्या कह सकता हूँ। आप तीसरी बार आए, तोहफे लेकर आए, हमें दावत भी दी अपने घर आने की और आज हमें लेने भी आ गए। पहली बात तो ये है कि मुझे ये बात कतई पसंद नहीं है कि मैं अपना कारोबार छोड़कर कहीं जाऊँ। मेरे रिश्तेदारी वैसे ही बहुत है, वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि शरीफ सादी ने जैसा कहा था कि मैं अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलूंगी तो इसे अपने वादे का पास करना होगा। आप लोग आकर इससे मिलने वो बात अलग थी, लेकिन ये खुद जाकर अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलेगी, इसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। अगर ये मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कदम बाहर निकालेगी तो इस पर 3 तलाक। ये आप क्या कह रहे हैं? वो हक्का बक्का होकर खड़े हो गए। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आप ठीक नहीं कह रहे, आप अपने हवास में नहीं है। सलीम बोला, मैं बिल्कुल खुशो हवास में हूँ और आप लोगों को गवाह बनाकर कहता हूँ कि शरीफ सादी मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम निकालेगी तो इस पर 3 तलाक। वो खड़े हुए तो थे ही, बगैर सलाम किए चले गए। शरीफ सादी के चेहरे पर खुशी सी फैल गई। अब ये कभी भी नहीं आएंगे, ना किसी को आपका पता बताएंगे। यही मैं कह रही थी कि खुद में जुर्रत पैदा करे। ख्वामख्वाह आपने इन्हें डेट दे रखी थी। मैं दुकान पर चला आया। अगली सुबह मैं सोकर उठा तो शरीफ सादी बिस्तर पर नहीं थी। मैं समझा कि वो वॉशरूम में होगी। चारपाई पर पैर लटकाकर कुछ देर इंतजार किया। फजर की नमाज का वक्त जा रहा था और शरीफ सादी वॉशरूम से निकल ही नहीं पा रही थी। करीब पड़ी तपाई पर एक कागज नजर आया, इसके ऊपर पानी का खाली गिलास सीधा रखा हुआ था। मैंने बेख्याली में ही वो कागज उठा लिया, पढ़ना शुरू किया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसकती चली गई। शरीफ सादी ने ही लिखा था, प्यारे मैं तुम्हारे करीब ही रहती हूँ, इसी मोहल्ले में ही, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती थी और अब कुछ दिन साथ रहकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी तवक्को से भी ज्यादा शरीफ इंसान हो। सच कहती हूँ, अगर तुम शादीशुदा ना होते तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार देती। बात यह है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक प्यारा सा बच्चा भी है। मैं जब तक तुम्हारे घर रही अपने बच्चे से दूर रही, अब मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। मैं अपनी माँ के घर गई हुई थी। मेरा शौहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। वो मुझे लेने गया तो मैंने कुछ दिन और रुकने की फरमाइश की, वो ना माना और मुझे साथ लाने पर इसरार करने लगा। मेरे बहनोई और बहनों ने भी इसे कहा लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। बस मेरे शौहर ने इस जरा सी बात पर मुझे तलाक दे दी थी और फौरन ही पछताया था। उस वक्त हमारे घर के यही अफराद थे जो तुमसे मिले और यही गवाह है मेरी तलाक के। मुझे तलाक हो गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने इन सब से कहा कि ये बात किसी से न कहे, मैं खुद संभाल लूंगी, अपना घर उजड़ने नहीं दूंगी, अपने बेटे को रुलने नहीं दूंगी। शरीयत के मुताबिक कोई दूसरा शख्स मुझसे निकाह करके तलाक देता तो इसके बाद ही मैं अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती थी।
अपने हुस्न पर मुझे उतना ही नाज है कि कोई शख्स भी मुझसे निकाह करके मुझे दोबारा तलाक कभी नहीं दे सकता था। ऐसे में मेरी नजर तुम पर पड़ी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझसे निकाह किया, कम लोगों को गवाह बनाया, मेरे 2 बहनोइयों के सामने मुझे तलाक भी दे दी। मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से निकल आई हूँ। मुझ पर तुम्हारी दी हुई 3 तलाकें लागू हो गई हैं। अब मैं इद्दत गुजार कर अपने साबका शौहर के घर दोबारा जा सकूंगी। जो अखराजात तुमने मुझ पर किए वो मेरा शौहर, मेरे बच्चे का बाप तुम्हें लुटा देगा, या मैं खुद इद्दत गुजार कर तुम्हारी दुकान में आकर दे जाऊंगी। और हाँ, मेरा असल नाम शरीफ ज़ादी ही है, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में मुझे किसी और नाम से पहचाना जाता है। मैंने कोशिश की थी कि तुम्हारी इज्जत भी कायम रहे और मेरा काम भी हो जाए। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ मेरा वक्त कम से कम लोगों को मालूम हो और किसी को खबर न होने पाए कि मैंने तुमसे हलाला निकलवाया है। शुक्रिया मेरे म्यार पर पूरा उतरने का। वालेकुम सलाम शरीफ ज़ादी। मेरे लिए जुम्मे का वो दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। मैंने अपने घर भी तला दे दी थी कि मैं शादी की वजह से नहीं आऊँगा। दुकान भी बंद, घर भी नहीं रह सकता था। इस्लामाबाद चला गया और रात गए वापस आया। इस वाक़े के 3-4 महीने गुजरे थे कि मैं जोहर की नमाज पढ़कर आया तो बिलाल ने एक लिफाफा देते हुए कहा, कोई खतून ये दे गई है। लिफाफा खोला तो इसके अंदर रकम थी, पता नहीं कितनी थी। इसके साथ एक खत भी था। मैंने रकम बिलाल को दे दी और खत खुद संभाल लिया। बिलाल हैरत से मुझे देखता रह गया। मैंने इशारे से कहा कि वो ऐश करे। मैंने चाहा कि इस खत को घर जाकर तसल्ली से पढ़ूंगा। ये तो समझ आ गई थी कि ये शरीफ ज़ादी ही थी, जिसे मालूम था कि मैं इस वक्त दुकान पर नहीं होता। इसने वो कीमत चुकाई थी जो मैंने इस पर खर्च की थी, और ये रकम मेरे लिए हलाल नहीं थी। बिलाल के सामने खत पढ़ने का मतलब ये था कि वो मेरे चेहरे के तासरात से कोई नतीजा निकाल सकता था। मैंने इस खत का मुताला रात तक के लिए कैंसिल कर दिया। रात का इंतजार न कर सका। बिलाल किसी काम से दुकान से बाहर निकला तो मैंने खत निकाल कर पढ़ लिया। लिखा था, प्यारे, तुम्हारी खर्च की हुई रकम लुटा रही हूँ। साबका शौहर से मेरा निकाह फिलहाल नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये फैसला मेरा शौहर ही करेगा कि वो इस बच्चे को मेरा बच्चा समझकर परवरिश करे या तुम्हारा बच्चा समझकर तुम्हारे हवाले कर दे। अगर मेरे शौहर ने वो बच्चा रखने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारे हवाले कर जाऊंगी। इसके लिए तैयार रहना। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम शरीफ ज़ादी। अब मुझे इंतजार है कि कब मेरा बच्चा मुझे मिलता है। मेरा मतलब है कि शरीफ ज़ादी का बच्चा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।